So today we are discussing about the IDT question paper and their answers of December 21 exams. So let's start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन अपना था MS प्रिया इंफ्रा लिमिटेड, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि ट्रांसफर वन लोडेड टाइल्स, जिसमें इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफ़र था. अब इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफ़र है, सप्लाई नहीं होता है, इसको टैक्सेबल होगा नहीं. सेकेंड पॉइंट था अपना प्योर लेबर सर्विसेज था, जो कि सिंगल कॉमर्शियल यूनिट के लिए था. अगर रेजिडेंशियल के लिए होता है तो एग्जम्प्ट रहता है, कॉमर्शियल के लिए होता है तो वो टैक्सेबल होता है. अब ये बेंगलुरु में है तो इसमें IGST लगेगा. थर्ड अपना था कि केरला में थर्ड में इसने TW में ट्रांसफ़र किया था. अब TW में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको नियरेस्ट कोस्टल होता है, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं, रिसीवर का प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं. अभी नियरेस्ट कोस्टल था, ये था केरला. अभी केरला से केरला में हो रहा है तो ये CGST SGST होगा. थर्ड अपना ये था. फोर्थ अपना ये था कि रिसीव एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाई गुड्स और एंड सर्विसेज for a customer in Kerala of his 70% related to future supplies of services. अभी इसमें 70% इन्होंने रिसीव किया था फ्यूचर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए, और ये दे रखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की दोनों ही फ्यूचर के लिए थी. तो इसमें गुड्स अगर फ्यूचर में होता है तो जिस टाइम इन्वॉइस कटना होता है या फिर जिस टाइम इन्वॉइस की ड्यू डेट होती है उसी टाइम के लिए टैक्सेबल होता है. लेकिन सर्विसेज का ये होता है कि इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो सर्विस के लिए ये 70% के लिए पहले इस टाइम टैक्सेबल हो जाएगा. फिफ्थ वाला अपना ये था कि कंप्यूटर यूज था और उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया था उन्होंने. तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो इसमें सप्लाई ही नहीं है और टैक्सेबल नहीं है. और लेकिन ये बिजनेस एसेट है, बिजनेस एसेट पे ITC नहीं लिया है, इसलिए ये फॉल भी नहीं होगी शेड्यूल 1 में, इसलिए इस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी. देन आफ्टर उन्होंने AT की आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल की सर्विसेज ली थी जिस पे RCM लगता है, और ये केरला से ली थी तो CGST SGST लगेगा. देन आफ्टर परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यूजुअली इस पे इनपुट अलाउड नहीं होता है, लेकिन सेम सर्विसेज में है, सेम बिजनेस में है तो इसलिए उसको अलाउ हो जाएगा. फिर परचेज ऑफ न्यू ट्रक था, इस पे हमने डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ले रहा था टैक्सेबल पर्सन, तो उसके लिए उसको कोई भी ITC नहीं मिलेगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 6 लाख रुपए पे किए थे, जिसमें RC में एप्लीकेबल होता है. तो ये इससे रिलेटेड था. ई इनवॉइसेस का था. ई इनवॉइस में क्या होता है कि इसमें अमेंडमेंट एज पर अमेंडमेंट केवल लिंकेज है तो सफिशिएंट है. वैसे भी इसमें इसका टर्नओवर है 180 लाख, 1.8 करोड़ और 5 करोड़ से कम है. फिर अपना आता है सेकेंड क्वेश्चन, जुपिटर केमिकल, जिसने अपने एक तो AT थी इसकी सब्सिडरी और इसका PD थी इसका एजेंट था. अगर हम सब्सिडी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस तो अगर हम उसी वैल्यू को देंगे अगर जो रिसीवर है वो ITC के लिए एलिजिबल है. अगर नहीं है तो फिर वही ओपन, तो 90% ऑफ वैल्यू सोल्ड टू अनरिलेटेड पर्सन. इफ वो भी नहीं है तो फिर हम ओपन मार्केट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. अब इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि जैसे ने सप्लाई किया है PD केमिकल को एजेंट को, तो अनरिलेटेड पर्सन को जो भी ट्रांसफ़र किया जो भी वैल्यू है उसका 90% ले लेंगे, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी. सेकंड, उसने AT को ट्रांसफ़र किया सब्सिडी को. अब सब्सिडी को ट्रांसफ़र किया है, सब्सिडी इसमें ITC के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो वैल्यू तो नहीं लेंगे. और तो हम क्या करेंगे, जो अनरिलेटेड पार्टी को सेल किया है उसका 90% ले लेंगे, वो इसका वैल्यू हो जाएगी. फिर इसने जैसे ने एक्सपोर्ट किया था केमिकल, अब एक्सपोर्ट का सिंपल सा IGST लगेगा इस पर. जैसे प्रोवाइडेड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टेस्टिंग सर्विसेज की रेट लग जाएगी इस पर 18%. फिर इसमें पॉइंट नंबर 5 ये था कि केमिकल सप्लाई कर रहा है जिसके लिए टेस्टिंग कंपलसरी है, और तो ये कंपोजिट सर्विस हम इसको मान सकते हैं, और इस पे टू द बेस्ट ऑफ द टैक्सेबल पर्सन चले तो 12% इस पे कंपोजिट के प्रिंसिपल रेट लग जाएगी. 6 वाला इसमें अपना था कि सप्लाई ऑफ केमिकल एट सब्सिडाइज्ड रेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नॉट रिलेटेड फॉर द बिजनेस ऑफ GC. अभी सप्लाई किया है तो ओपन मार्केट कंसिडरेशन इसमें सफिशिएंट नहीं है, तो ओपन मार्केट वैल्यू अपन इसको लेंगे. B पार्ट अपना कस्टम का एक क्वेश्चन था जो इसना टिकी था नहीं. इसमें ये कि कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट है,
वो इंक्लूड होगा वैल्यू में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो $300 पे किए थे उसने, जिसने सप्लायर का ऑब्लिगेशन था और रिसीवर से चार्ज कर रहा है, तो एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है, रिसीवर से चार्ज कर रहा है, सप्लाई का अल्टरनेटिव तो ऐड होगा इसमें। और दूसरा इसमें ये अजम्पशन लिया जा सकता है शायद कि इसमें सेल के लिए कंपलसरी नहीं थी पेमेंट करना, अगर सप्लायर ने रिसीवर से कवर नहीं की है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। फिर अपना थर्ड क्वेश्चन ये था A to Z सर्विसेज कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सर्विसेज दे रहा था और उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में पूछा था। फर्स्ट ये था अपना ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा था कॉलेज को। तो ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विस आप अगर स्कूल तक को देते हो तो आपकी एग्जम्प्ट होती है, वरना टैक्सेबल होती है। यहाँ कॉलेज इसलिए टैक्सेबल होगी। सेकेंड ये था कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रैंक CBSE स्कूल, एग्जम्प्ट है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है तो एग्जम्प्ट था। थर्ड अपना सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू विन CBSE स्कूल, अभी सिक्योरिटी सर्विसेज स्कूल को दी है तो वैसे एग्जम्प्ट होती है, लेकिन ये इनसाइड द प्रेमाइसेस नहीं है, सिक्योरिटी सर्विस आउटसाइड द प्रेमाइसेस है तो ये टैक्सेबल होगी। सप्लाईज ऑफ ऑनलाइन पीरियडिकल जर्नल टू मेरिट CBSE स्कूल को अगर ऑनलाइन पीरियडिकल जर्नल आपने सप्लाई किया है तो वो आपका टैक्सेबल में आ जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पीरियडिकल जर्नल से कॉलेज के लिए है, एग्जम्प्ट है। सर्विस इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट प्लेसमेंट सर्विसेज, ये टैक्सेबल है, इसके लिए स्पेशली फिक्स नोटिफिकेशन दे नहीं रखा है। देन आफ्टर आपका बी पार्ट था वो है प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो फर्स्ट इसमें था कि मिस पूर्वा और एक मिस्टर निखिल थे। अब निखिल है जो दुबई में है, पूर्वा है जो इंडिया में, TT एंटिटी में, तो इसमें सेक्शन नंबर 13 अप्लाई होगा। सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज हो तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सिंगापुर में है, एक गुजरात में है, तो अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फिर आपका आता है कि यूनाइटेड ट्रेड हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस इन बेंगलुरु इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन कोविड ट्रीटमेंट। अभी इम्पोर्ट क्या इम्पोर्टेंट है तो लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर हो जाएगा, सेक्शन नंबर 10 ऑफ IGST। फिर आपका सी पार्ट आता है कि कार डेकोर था, उसने कुछ इंपोर्ट किया था। अब पिल फ्रिज के रिलेटेड में एक क्वेश्चन था। पिल फ्रिज के रिलेटेड में प्रोविजन ये कि आफ्टर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग से लेकर बिफोर क्लियरेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 46 एंड 60 है, तो उसमें पिल फ्रिज से रिलेटेड बेनिफिट्स अलाउ होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। एंड फिर इसमें फोर्थ था जो इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर से था, इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें अदर कोई सप्लाई देने की थी, एक ही थी इसमें आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट से रिलेटेड थी, अदर दे नहीं रखा था। फिर आपका था बी पार्ट, इसका रजिस्ट्रेशन के लिए था। रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट अपना मिस रिडीमर वाला था कि उन्होंने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्योंकि इंटर स्टेट है। फिर आपका सेकंड पार्ट आता है अंजना एंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स। आप एग्जम्प्टेड गुड में अगर आप है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि इन्होंने यूज्ड बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र किया है। ITC के बारे में कुछ ऐसा दे नहीं रखा है तो हम लोग एज्यूम कर लिया कि ITC लिया है इस पर, तो ये टैक्सेबल सप्लाई होगी। और ये टैक्सेबल सप्लाई होगी तो एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर है जो अपना लिमिट से अबव हुआ है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। थर्ड पार्ट अपना ये था कि उन्होंने एक जगह वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा था और एक जगह हरियाणा में उन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। तो जहाँ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, अब हम देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा पेन बेसिस पे होता है, अब वो लिमिट से बाहर है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। उसमें गुड्स वगैरह का ऐसा दे नहीं लिखा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। फिर कस्टम से रिलेटेड, एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस थे, एक था 100% EU से रिलेटेड, एक था रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज से रिलेटेड। रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज अगर आप 90 डेज तक का लेते हो, मैक्सिमम 90 डेज रेट्रोस्पेक्टिव ले सकते हैं। और जो 100% EU था उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड तो प्रोविज़न नहीं है, लेकिन इससे में सेफ गार्ड ड्यूटी से रिलेटेड प्रोविज़न है कि अगर आप DTA में ट्रांसफ़र करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग जो भी है और आपको कंपल्सरी स्पेशली बोल रखा है तो सेफ गार्ड ड्यूटी आपको लगेगी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी में ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं तो ये ड्यूटी अप्लाई होगी।
फिर इसमें फ्लाई बाय नाइट ट्रेडर्स का था क्वेश्चन, जिसमें ये था कि उन्होंने कुछ बोगस इन्वॉइसेस किया था आईटीसी लेने के लिए 25 लाख तक का, और उसमें एक कंसल्टेंट ने उनको सपोर्ट किया था। तो जिन्होंने कंसल्टेंट ने सपोर्ट किया था उसके लिए एक वेरिएबल पेनल्टी है 25,000 रुपये तक की, और जिन्होंने ये मेजरमेंट किया है उसके लिए अप टू द अमाउंट इक्वलेंट टू अमाउंट इन्वॉल्व एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, क्योंकि 1 करोड़ से कम का अमाउंट है ये। फिर इसका बी पार्ट था, उसमें ये था कि 65 के अंदर ऑडिट हुई थी और आईटी से रिलेटेड कुछ इशू था। देन आफ्टर डिपार्टमेंट ने डिमांड रेस की और रिकवरी प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी। रिकवरी प्रोसेसिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप ऐसे नहीं कर सकते। और दूसरा कि रिकवरी पोजीशन अगर ओआईओ से 3 महीने तक के बाद में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। फिर अपना एक बैगेज का था, बैगेज में कुछ ऐसा ट्रिकी था नहीं, सिंपल सा था। एक लैपटॉप होता है, उसका अलाउ होता है, यूज़ पर्सनल इफेक्ट होता है, उसको आउटसाइड रखते हैं, बाकी सबको इन्वॉल्व करते हैं। ज्वेलरी का इसमें यह था कि 3 महीने ही रह के आए थे लंदन के लिए, तो उसमें ज्वेलरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी इसको। और ये था, ये फ्रॉम फ्रांस से था। अगर अदर देन नेपाल भूटान था, इसमें 15,000 नहीं 50,000 अप्लाई हो जाएगा। फिर अपना 6 पार्ट था, वो पूरा थ्योरेटिकल था, उसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न है जो सिंपल प्रोविज़न है वही करने थे। तो थैंक यू सो मच, यही था। इसके सॉल्यूशन भी कर रखे हैं मैंने, अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।